साहब सो सब होत है बंदे ते कछु नाही। राई को पर्वत करे पर्वत राई माही। सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आप अर्थ तो समझ गए होंगे। जीवन का सत्य क्या है? इतना सा कि मालिक की चाहत से सब कुछ होता है। हम और तुम उसके आगे सब निस्तेज हैं, निष्प्रभ हैं। इसलिए उस परमात्मा को जो याद करके चलता है उसके जीवन में हरा भरा सदैव रहता है। उसके विचार सकारात्मक रहते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको आज के वीडियो का संदर्भ बता दूं। वीडियो का संदर्भ है धनेश का 12 घरों में क्या प्रतिफल होगा। सबसे पहले हम जानते हैं धनेश के बारे में। जन्म कुंडली में दूसरे घर, लग्न से दूसरे घर को धनेश की संज्ञा मिली है। यहाँ के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, यानी धन को देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। इसलिए बृहस्पति यहाँ के स्वामी है। लेकिन जन्म कुंडली में आपके धनेश कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेष लग्न है तो मेष लग्न का धनेश हो जाएगा शुक्र, परंतु कारक यहाँ पर रहेंगे देवगुरु बृहस्पति ही। ये तो हो गई एक बात। अब हम जानते हैं शारीरिक अंग के बारे में। हमारे शरीर में दूसरा घर लग्न के मुताबिक, लग्न शरीर है तो दूसरा घर मुख है, वाणी है, दंत पंक्तियां हैं, दायां नेत्र है। इसलिए यहाँ से शारीरिक संरचना में अपने देह में मुख संबंधी विचार किया जाता है। दूसरा एक विभाग और देखिए, दूसरा घर कुटुंब है। कुटुंब अर्थात जातक का अपना परिवार, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार आते हैं। वह भी कहीं ना कहीं कुटुंब में शामिल हो जाते हैं, जो नज़दीक के रिश्तेदार होते हैं। ठीक है। अब धनेश का विचार हम आगे प्रारंभ करते हैं। एक चीज और कहूँगा, धनेश को जो सप्तम स्थान से अष्टम स्थान है उसको अपने जीवन साथी के रोग मृत्यु का घर भी कहा जाता है। इसलिए धनेश अष्टम, सप्तम से अष्टम पड़ता है तो ये मार्केश भी होता है। धनेश से कुटुंब का विचार करने के लिए यदि यहाँ कोई पाप ग्रह होगा तो कुटुंब में कड़वाहट रहेगी, धन की कमी रहेगी। ऐसे जातक का धन अपव्यय व्यर्थ में होता रहेगा यदि यहाँ पाप ग्रह होंगे तो। अब धनेश यदि लग्न में है तो जातक के स्वभाव में धन और कुटुंब को स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारियां उठाने की आदत होती है। ऐसा व्यक्ति जिसका धनेश लग्न में होगा वो अपने कुटुंब के बारे में बहुत सोचेगा, अर्थात परिवार को सुखद बनाने का पूर्ण भरसक प्रयत्न करेगा। और ऐसा व्यक्ति वाणी का सुमधुर वाक्य, स्पष्ट बोलने वाला, सुंदर, सुशील एवं धनी होता है। इसको सहज ही धन की प्राप्ति हो जाती है। और यह व्यक्ति अपने धन को अन्याय अनीति से न कमाता है और न अन्याय अनीति में खर्च करता है, यानी यह अपव्ययी नहीं होता। ऐसे में जातक के जन्म कुंडली में प्रायः देखा गया है कि उसकी पत्नी का जो घर है सप्तम, इस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न रहती है। यानी जीवन साथी के साथ ये सानंद अपनी आयु को बिताता है
और ईश्वरवादी होता है, अवसरवादी नहीं होता। यदि धनेश नीच का होगा और लग्न में बैठा होगा तो जातक मुख रोगी हो जाएगा, कर्ण रोगी हो जाएगा, दंत रोगी हो जाएगा, धन की कमी आएगी, ऋणी हो जाएगा एवं पति पत्नी में आपसी मतभेद भी होंगे। ये तो कुंडली के उस अवस्था पर निर्भर करता है जब आप ग्रहों को देखेंगे। ये बात हो गई धनेश की लग्न में। यदि धनेश धन में ही बैठा है, यानी दूसरे घर का स्वामी दूसरे ही घर में बैठा है, यहां एक विचार और करना है। आपको धनेश के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियों का फलादेश भी देखना है। यदि धनेश के शत्रु ग्रह धन को देखेंगे, धन स्थान को देखेंगे, धनेश के साथ युति करेंगे तो धन की अवस्था खराब होगी, वाणी की अवस्था खराब होगी। ये विचार जरूर कर लेना। तो यदि धनेश धन स्थान पर बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को अपने परिवार कुटुंब में रह कर के व्यापार बिजनेस बढ़ा करके परिवार को सुख समृद्धि की ओर ले जाने वाला योग बन जाता है। ऐसे में जातक मृदुभाषी, सत्यभाषी, सत्यभाषी तब होगा जब धनेश अच्छा होगा। यदि पाप ग्रह है और धनेश धन स्थान पर बैठा है तो असत्यवादी भी होता है, अस्पष्टवादी भी होता है, लेकिन ये प्रायः कम ही होता है। परंतु धनेश को ये जरूर देख लें इस पर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। चलिए, तो धनेश यदि धन स्थान पर होता है तो ऐसे जातक की पत्नी दीर्घायु होती है। उसका जीवन साथी अगर पति है तो पत्नी, और पत्नी है तो पति दीर्घायु होता है, सुंदर होता है, सुशील होता है, धर्मात्मा होता है एवं आध्यात्मिक सृजनात्मक शक्ति उसके अंदर होती है। ऐसे जीवन साथी ऐसे लोगों के बड़े उत्तम कोटि के विचारक होते हैं और संशोधन करने का स्वभाव होता है। मूढ़ता में नहीं, बुद्धिमता से जीते हैं। धनेश यदि धन स्थान पर होगा तो कुटुंब सुंदर, परिवार का पालन करने वाला ऐसा जातक होता है। यही धनेश यदि तीसरे घर चला जाए, तीसरा घर होता है मित्रों का, छोटे भाई बहनों का, अपने पराक्रम का। तो ऐसे में यदि धनेश तीसरे घर में जाएगा तो तीसरा घर पराक्रम, धन को लेकर के अच्छा बनेगा, बशर्ते धनेश तीसरे घर का शत्रु ना हो। तो ये अवस्था पर निर्भर करता है। धनेश अगर तीसरे घर में जाएगा, मित्रों के घर में जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से, छोटे भाई बहनों से, शिक्षा से लाभ होगा और छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा। दूरभाष केंद्र और हवाई जहाज इत्यादि से अच्छे तालमेल से इस व्यक्ति को धन संपत्ति मिलती है। पत्रकारिता इत्यादि से भी, प्रकाशन लेखन से भी ऐसे लोगों को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति अपने धन का कुछ भाग दान भी करते हैं। भाई बंधुओं के प्रति बड़ा अच्छा उत्तरदायित्व निभाने के बाद दानी भी होते हैं और अच्छा पराक्रम करके अपने कीर्ति को बढ़ाते हैं। धनेश तीसरे घर में होगा तो धर्म कर्म में वृद्धि करेगा ही, क्योंकि धनेश यदि तीसरे घर बैठेगा तो सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा, तो विद्वान भी बनाएगा, योग्य भी बनाएगा। बाकी रही बात, यदि आपके जीवन कुंडली, जन्म कुंडली में जीवन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपने ग्रहों को अच्छी तरह से देखें। शत्रु और मित्र ग्रह, तेज कमजोर ग्रह, इसका भी बड़ा जो है ना महत्व है। चलिए हम धनेश को ले चलते हैं चौथे घर को। चौथा घर है क्या? माँ का, भवन का, जमीन जायदाद का, पब्लिक का, जनता का,
जनता में लोकप्रियता का ये घर है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में नदी, सरोवर, जल इत्यादि के वर्क से लाभ प्राप्त करता है। जमीन जायदाद, खेती किसानी, दूध के व्यापार, गोपालन इत्यादि से भी इस व्यक्ति को लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को जिसका धनेश चौथे घर में बैठा हो, अपने माँ से विशेष धन लाभ होता है। माँ के पक्ष से इस व्यक्ति को धन की कमी नहीं आती। कुल मिलाकर के मातृ पक्ष को मजबूत बनाने वाला धनेश चतुर्थ घर में होगा तो इस व्यक्ति को वाक्कुशल, ज्ञानी, विद्वान, सुखी, सानंद जीवन निर्भर यापन करने वाला बनाएगा। चतुर्थ घर में धनेश का होना लाभप्रद है। यदि धनेश चला जाए, अच्छा एक चीज और बताता हूं, धनेश यदि चतुर्थ घर में होगा तो एक चीज का विचार और करना है। ऐसे व्यक्ति को ससुर से बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होता है। यदि धनेश शुभ है तो चतुर्थ घर में बैठा हुआ धनेश ससुराल पक्ष में खास तौर से ससुर के द्वारा लाभ देता है। उसी के माध्यम से इस व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। अतः ऐसे लोग अपने ससुर के साथ बना करके व्यवहार अच्छा करके चले तो और सुखी होंगे। यदि धनेश चतुर्थ घर में है तो ऐसे लोगों को जो वाहन, ट्रांसपोर्टिंग इत्यादि के बिजनेस से, गाड़ी, मोटर वाहन, ट्रेवल्स एजेंसी इत्यादि से लाभ होता है। धनेश यदि पंचम भाव से युति करता होगा तो ऐसा जातक विद्या का ग्राही होगा। ऐसे जातक को अपने संतान के पक्ष से धन का सुख मिलता है। प्रायः जब इन लोगों के घर में पुत्र संतान या संतान का जन्म होता है तब से इनका भाग्योदय शुरू होता है। ये मेरा देखा हुआ एक्सपीरियंस है, वो मैं बता रहा हूं। धनेश अगर पंचम घर में है तो ऐसा व्यक्ति मिष्ठान्न भोजी, युक्त आहार, योगी, योग में ध्यान करने वाला, ऐसे व्यक्ति को लॉटरी, शेयर मार्केट से अचानक लाभ प्राप्त होता है, बशर्ते धनेश पंचम में शत्रु ग्रहों के साथ या पंचमेश और धनेश आपस में शत्रु ना हो तब। अन्यथा यदि शत्रु होंगे पंचमेश से और धनेश से आपस में शत्रुता होगी तो ऐसे जातक को पुत्र संतान होने के बाद धन हानि का सामना भी करना पड़ता है। ध्यान रहे इस चीज का। तो अपने बड़े साले और बड़ी साली से भी इन लोगों को लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि पंचम स्थान कहीं ना कहीं साले और सालियों का भी है, वो भी बड़े। ठीक है, क्योंकि पंचम स्थान बड़े साले सालियों का है और नवम स्थान छोटे साले सालियों का है। ऐसे में यदि धनेश पंचम में होगा तो ससुर की वाणी बड़ी मृदुभाषिता युक्त होगी और इस जातक का ससुर से लाभ फिर भी होगा। ऐसे व्यक्ति का ससुर स्पष्टवादी होता है और माँ भी स्पष्टवादी होती है। ऐसे जातक को माँ के साथ लाभ रहता है, लेकिन विशेष तौर से पुत्र जन्म होने के बाद ही इस व्यक्ति को पूर्ण सुख प्राप्त होता है। एक दृष्टि धनेश की पंचम स्थान पर बैठ के एकादश भाव को देखती है सप्तम दृष्टि से। तो सप्तम दृष्टि से देखने के कारण बड़े भाई से लाभ होता है, बड़ी बहनों से भी लाभ होता है धन का, और अपने अच्छे योग्य मित्रों से भी इस व्यक्ति को लाभ होता है। धनेश यदि छठे स्थान में चला जाएगा तो क्या असर देगा? ऐसे जातक को अपने जीवन साथी के साथ मतभेद का अवसर देखने में आया है। कई बार ऐसे जातक का पत्नी के साथ या पति के साथ मतभेद होकर डिवोर्स तक की स्थिति पहुंचा देता है, क्योंकि छठा घर शत्रु का है, रोग का है, ऋण का है। धनेश यदि छठे घर में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का पैसा कर्ज देने में डूब जाता है, यानी ब्याज का पैसा इन लोगों को सूट
करता भी है और नहीं भी करता है। यदि षष्ठेश के साथ धनेश युति करेगा तो ऐसे व्यक्ति का पैसा शत्रु खाएंगे। लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी में ऐसे व्यक्ति का पैसा खर्च होगा। भाई जाहिर सी बात है कि धन और छठे भाव के साथ मित्रता ना हुई तो ऐसे जातक को धन से शत्रुओं के द्वारा हानि का सामना करना पड़ता है, अथवा पत्नी के जीवन साथी के असाध्य रोग पर प्रायः ऐसे जातक को मुख रोग उदर रोग भी होते हैं। धनेश छठे घर में बैठेगा तो व्यय भाव को भी देखेगा, इसलिए व्यय होगा व्यर्थ के कार्यों में। धनेश यदि सप्तम स्थान पे आ जाए, सप्तम भाव पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप बिजनेस का है, सप्तम भाव यात्राओं का भी है, सुखद यात्राओं का भी है। सप्तम भाव सुख का चतुर्थ भाव सुख का सुख है, अर्थात पत्नी का सुख। ऐसे व्यक्ति को पत्नी के साथ बना के रखना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करके रखना चाहिए, कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि धनेश सप्तम में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने पत्नी से यानी जीवन साथी से पूर्ण सुख धन सुख की प्राप्ति होती है। और जीवन साथी के साथ अगर प्रेम परिपूर्ण रहा तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान योग में भी पूर्ण लाभ होगा। नारायण। तो धनेश का सप्तम भाव में बैठ करके शुभ फल बताया गया है, बशर्ते धनेश पर या राहु सप्तमेश पर राहु की, शनि की, केतु की युति इत्यादि ना हो तो, अन्यथा व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और उसकी पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, आपस में बैर भाव भी रहता है। अब धनेश अगर अष्टम स्थान पे जाएगा, अष्टम स्थान अर्थात गड़ी हुई चीजें, पुरानी चीजें, पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त, अनुसंधान, वैज्ञानिक चिंतन, अध्यात्म चिंतन एवं साधु संतों के निकट रहने वाले लोगों के साथ, शमशान के वासियों के आसपास शिव भक्तों के साथ इनका तालमेल होता है तो ऐसे लोगों को रोग नहीं होते। यानी जब धनेश अष्टम स्थान पे हो तो रोग नहीं होंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास पैसा भी नहीं टिकता। अष्टम स्थान पर धनेश बैठेगा तो ऐसे जातक की पत्नी सहखर्ची करेगी और उस जातक की पत्नी के मुख इत्यादि में वाणी का दोष जरूर रहता है और गले के रोग, नेत्र के रोग पत्नी को पीड़ित करते रहते हैं। लिहाजा ऐसे व्यक्ति का पैसा रोगों में खर्च होता रहता है। कभी कभी ये मूर्खता में भी अपना धन गंवा बैठता है। ये ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। कुंडली देख करके अच्छी तरह से ही निर्णय लिया जा सकेगा कि अष्टम स्थान में आपका धनेश क्या प्रतिफल देगा, लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया है जो मैंने आपके साथ व्याख्या दी है। बहुत सहज शब्दों में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो अब धनेश को भाग्येश के साथ जुड़ दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय भी आफ्टर मैरिज होता है। ऐसे व्यक्ति का धन भाव धनेश यदि तीसरे नवें घर में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान, वाक्पटु, वाणी कुशल, ज्ञानी, धर्मात्मा, योगनिष्ठ, तपस्वी, रिद्धि सिद्धियों का स्वामी होता है। यदि धनेश नवम भाव का, क्योंकि नवम भाव का भी कारक बृहस्पति है और धन भाव का भी कारक बृहस्पति है, ऐसे में सोने पे सुहागा हो जाए, यदि नवमेश और धनेश कहीं मित्र हो जाएं तो इस व्यक्ति के पास सारी जिंदगी पैसा नहीं खत्म होता और ये राजयोग वाला बनता है। ससुराल पक्ष से इस व्यक्ति को पूरा लाभ मिलता है, सुख मिलता है। धनेश का अष्टम में बैठ करके शुभता की ओर ही जातक को ले जाने का योग बनता है। ऐसे जातक को अपने पिता के साथ, बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, सम्मान का बर्ताव करना चाहिए ताकि इनके पास धन की कमी ना आए, आशीर्वाद लेते रहें।
और अपने छोटे जो पत्नी के छोटे भाई बहन हैं, उनको साले साली भी कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, उनका ध्यान रखें और उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें। बना कर के रखेंगे तो ऐसे व्यक्ति के पास दिन दूनी रात चौगुनी धन संपत्ति आती है। अब यही धनेश अगर कर्म स्थान पे चला जाएगा तो ऐसे जातक को व्यापार तो होगा ही होगा, ऐसे जातक को विशेष तौर से वाणी के द्वारा धन का योग बनता है। डॉक्टर, मास्टर इत्यादि राजकीय डिपार्टमेंट में इन लोगों को लाभ मिलता है। और अगर व्यापार करते हैं तो खान पान का व्यापार, स्वीट हाउस, खाने पीने के होटल्स इत्यादि के साथ इनको बहुत व्यापार करने से लाभ देखा गया है। ऐसे लोगों को पिता से बहुत लाभ होता है। धनेश यदि दसम स्थान पर बैठेगा तो पिता के साथ पूर्ण लाभ देखा गया है, बशर्ते दशमेश और धनेश शत्रु ना हो, नहीं तो बाप बेटे में बनती भी नहीं है। यदि धनेश और दशमेश आपस में सही मित्र हुए, वर्ग मित्र हुए, निश्चित मानिए कि बाप बेटे में बहुत बनेगी और व्यापार अच्छा रहेगा। यदि धनेश दसम स्थान पे होगा तो चतुर्थ से सप्तम भाव में मातृपक्ष से भी सुख प्राप्त होता है, पितृपक्ष से भी सुख प्राप्त होता है। यही धनेश यदि 11वें घर में चला जाए, 11वें घर में जाने पर बड़े भाई बहनों के साथ यदि धनेश और एकादशेश दोनों, लाभेश दोनों अच्छे हुए तो बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करने से ऐसे व्यक्तियों को लाभ होता है। बड़े भाई का आशीर्वाद, बड़े बहनों का आशीर्वाद लेकर के इन लोगों को विशेष लाभ देखा गया है। ऐसे लोगों के पिता साहित्य से जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं विद्वान, योगी, योगनिष्ठ, ज्ञानी इत्यादि का संग करने वाले पिता होते हैं, संस्कारी होते हैं। और बड़े भाई बहन भी इनके संस्कारी होते हैं। यदि शत्रु हुए तो उसका परिणाम बिल्कुल उसके विपरीत हो जाता है। अब एकादश स्थान पर धनेश बैठेगा तो पुत्रों से भी लाभ होगा, भाई भतीजों से भी लाभ होगा। बड़ा अच्छा योग बनता है ये। बहुत ध्यानपूर्वक आप अगर कुंडली देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। यही धनेश अगर व्यय भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति प्रायः दरिद्री रहेगा। धनेश नीच में हुआ और यदि द्वादशेश भी नीच में हुआ तो कई बार बहुत धन भी देते हैं। धनेश का 12वें घर में बैठ करके इस बात का प्रतीक मिलता है कि ऐसे जातक को अपने कुटुंब से प्रायः परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब धनेश 12वें घर में बैठ जाता है तो जातक अपने धन का अधिकतर भाग भोग में खर्च करता है। अपने वासना पूर्ति के लिए अपने धन का बहुत सारा भाग व्यय करता है, क्योंकि जो 12वां घर है क्षरण का है। सुख, वासना, निद्रा, पति पत्नी, रति क्रिया इत्यादि का घर है। इसलिए ऐसे लोग अपने घर की साजो सज्जा में, साज वाज में खूब अच्छा धन खर्च करते हैं। क्योंकि धनेश 12वें घर में बैठा है तो आया पहले नहीं, आया बाद में, गया पहले। धन आएगा बाद में, खर्च के प्रोग्राम पहले बना लेंगे। प्रायः इसीलिए ऐसे लोग दरिद्र भी होते हैं। यदि धनेश 12वें घर में बैठेगा तो एक चीज जरूर है, इनको अपने चाचा, बुआ इत्यादि के साथ अच्छे टर्म्स रखने चाहिए, अच्छे संबंध रखने चाहिए, ताकि उनके माध्यम से इनको मिलने वाला ज्ञान, इनको मिलने वाली दिशा अच्छी हो। यदि धनेश और द्वादशेश आपसी शत्रु हैं या इनके साथ कोई दोषी ग्रह, पापी ग्रह बैठा होगा तो चाचा और बुआ से ऐसे लोगों को नुकसान भी होता है। ये बिल्कुल निश्चित बात है। चाचा एवं छोटी बुआ से धन की हानि भी होती है। और कभी कभी चाचा और छोटी बुआ एवं मामी, छोटी मामी, इन
लोगों के साथ इनके बैर भाव हो जाते हैं या अधिक प्रीति होने के कारण इनको कलंक भी सहना पड़ता है और कलंक देने वाले यही रिश्तेदार होते हैं। तो इस प्रकार से धनेश का 12 घरों में क्या फल होगा, मैंने जो कुछ इतने वर्षों में सीखा है, देखा है लोगों के साथ, उनको व्यवहार में उतार करके दिखाया भी है, वही आपके साथ सहज वाणी में कोई बनावटी न करके आपके साथ व्याख्यान दिया है, आपके साथ चर्चा की है। और ये चर्चा धनेश को लेकर के हमने 12 घरों में आपके साथ बांटा। अब पुनः हम तृतीयेश पराक्रमेश अगर 12 घरों में बैठेगा तो क्या उसका असर होगा आपके जीवन में, ये वीडियो अवश्य जल्दी मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। प्रयास करता हूं कि आपको सहज वाणी से, सहज भाव से ज़्यादा जानकारी मिले। तो बस लेते विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।